तो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं और 2 दिनों से एमसीक्यू का क्लास कर रहे हैं, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में 23 तक कंप्लीट कर लिया था। तो फिर आज हमारा इस सीरीज को दोबारा कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे चलते रहेंगे और टोटल 73 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आज का हमारा पहला सवाल क्या है। 24 सवाल क्या पूछ रहा है? बोल रहा है ए ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क एक्वायर ए चार्ज। बोल रहा है कि अगर कोई ग्लास का रॉड है, उसको सिल्क से क्या करेंगे हम लोग? रगड़ेंगे। तो सिल्क से रगड़ने पर व्हाट इज द चार्ज ऑन द सिल्क? तो जब किसी ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रगड़ा जाए तो सिल्क में कौन सा चार्ज आएगा? तो हम लोग क्लास में पढ़े हैं बेटा कि ग्लास रॉड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, और यहाँ दे भी दिया है, देखिए ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो सिल्क में बेटा कैसा आएगा? तो याद रखिएगा हमेशा कि दो चीजों को जब भी आपस में रगड़ा जाएगा तो एक में अगर प्लस है तो दूसरा में ऑटोमेटिक माइनस पैदा होगा, ठीक है। तो सिल्क में क्या पैदा होगा? माइनस। और इसमें जितना चार्ज होगा इसमें सिर्फ ऑपोजिट होगा, लेकिन वैल्यू दोनों का सेम रहेगा। क्योंकि कोई भी चीज को हम लोग जब रगड़ते हैं तो दुनिया में मान के चलिए कोई चीज है तो वो न्यूट्रल कंडीशन में रहता है, तो जितना प्लस उतना माइनस। तो प्लस कहीं पर भी जाता नहीं है जम करके। कोई भी चीज चार्ज होता है तो उसमें या तो प्लस का संख्या ज्यादा हो जाता होगा और नहीं तो माइनस का संख्या ज्यादा हो जाता होगा। अगर माइनस का संख्या किसी पदार्थ को रगड़ने से ज्यादा हो जाए तो नेगेटिव चार्ज का बनेगा। प्लस का संख्या किसी भी संख्या में अगर ज्यादा हो जाए रगड़ने पे तो वो क्या चार्ज बनेगा? प्लस चार्ज का बनेगा। तो और ये प्लस और माइनस ज्यादा कैसे होगा? तो इसके लिए जिम्मेदार आदमी है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चले जाए बेटा तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए 3 गो प्लस है और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गया तो 2 गो माइनस बचा, 1 इलेक्ट्रॉन पे कमी हो गया। तो प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो ये प्लस चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर रगड़ने से बाहर से अंदर आ जाए, कहीं से आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? इसमें प्लस तो 3 ही रहेगा, लेकिन माइनस देखिए 4 हो गया, तो ये नेगेटिव चार्ज बना देगा। तो इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए और नेगेटिव चार्ज बनाने के लिए, ठीक है। तो जब हम लोग पॉजिटिव क्या बोलते हैं, ग्लास रॉड और सिल्क को रगड़ेंगे आपस में, तो सिल्क में कौन सा चार्ज होगा? ग्लास रॉड पे अगर प्लस हो रहा है तो सिल्क में माइनस होगा, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल है इट इज पॉसिबल टू हैव ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एट। बोल रहा है कि जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होता है वो इनमें से क्या पॉसिबल है? तो देखिए, इसमें जीरो पोटेंशियल होता है, इसमें नेगेटिव पोटेंशियल होता है और इसमें पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। तो कौन सा सही होगा? तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगा उसमें पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो ज्यादा करेक्ट कौन सा है? हमारा ऑप्शन सी। लेकिन यहाँ पे डी दिया है तो ऑप्शन सी आप कर लीजिएगा इसमें करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए, ए बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय। अगर किसी बॉडी को बेटा नेगेटिवली चार्ज करना है तो कैसे कर सकते हैं? गिविंग एक्सेसिव ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट। इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे देंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा। रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन, बाहर निकाल देंगे तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज पैदा। देखिए मान लीजिए न्यूट्रल बॉडी है तो ये नेगेटिव चार्ज कब हो सकता है? तो इसमें जब बाहर से इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो माइनस चार्ज ज्यादा हो जाएगा, मतलब 3 को प्लस रहेगा और 1 इलेक्ट्रॉन अगर दे दिए तो 4 हो गया। तो जब तक नेगेटिव चार्ज ज्यादा नहीं होगा तब तक हमारा नेगेटिव चार्ज ये बनेगा नहीं, ये ऑब्जेक्ट। तो इसको नेगेटिव चार्ज बनाने के लिए बाहर से एक इलेक्ट्रॉन, हमको बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। मिनिमम 1 दे सकते हैं, उससे ज्यादा जितना देना दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गिविंग एक्सेसिव ऑफ ए इलेक्ट्रॉन टू इट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 27 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। मतलब फ्रिक्शन करने से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है? तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि फ्रिक्शन जो है किसका ओरिजिन है। तो रबिंग करेंगे अगर टू बॉडी को तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा। तो इसलिए ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का 3 तरीका है, एगो फ्रिक्शन रगड़ के, एगो बाय टचिंग मतलब कंडक्शन, और एगो इंडक्शन आमने सामने रखेंगे, इससे मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगा। तो 3 तरीके से बिजली बनाया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है। एगो रबिंग, एगो चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं रबिंग करके, टच करके। जैसे घरों में हम लोग को बल्ब जलाना होता है तो टच करते तो बाय कंडक्शन। उसके बाद जैसे हम लोग के घरों में इंडक्शन है और इसमें लोहा, इसमें हम लोग आयरन का कुकर रख दिए, तो ये इंडक्शन के मदद से इस कुकर में खाना बन रहा है, तो ये बाय इंडक्शन प्रोसेस। यहाँ अंदर कॉइल लगा है तो कॉइल क्या कुकर से टच है? नहीं है। तो बिना टच किए हुए इस कुकर में करंट फ्लो करवा रहा है, एडी करंट। तो उस एडी करंट से कुकर गर्म हो रहा है जिससे हमको हीट पैदा हो रहा है और हीट से हम खाना बना ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बर्तन कॉइल से कनेक्ट नहीं रहता, ऊपर नीचे खाली आसपास रखा हुआ रहता है, तो इसको कहते हैं इंडक्शन प्रोसेस। मतलब जब बिना टच का चार्ज ट्रांसफर हो जाए तो इंडक्शन, जब टच करके चार्ज ट्रांसफर हो जाए तो कंडक्शन, और जब रबिंग करके हम लोग चार्ज का ट्रांसफर करवाते हैं तो कहलाता है हमारा बाय रबिंग या बाय फ्रिक्शनल मेथड, ठीक है। तो चार्ज पैदा करने का 3 तरीका है दुनिया में। हाँ चलिए आगे देखते हैं क्या सवाल पूछा है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल से। तो याद रखना बेटा, कोई भी धातु का अगर कोई सेल है, ठीक है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा जीरो। मतलब देखिए जैसे कोई वेव है तो वेव मतलब जैसे हम लोग का मोबाइल में सिग्नल आता है ना, उस सिग्नल को वेव कहते हैं। वेव बनने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। अब अगर हमारे पास कोई बर्तन है लोहा का बना हुआ, मतलब धातु का होना चाहिए, और ये पूरी तरीके से बंद है, और जब इसके अंदर एक मोबाइल डाल देंगे तो इस मोबाइल में नेटवर्क गायब हो जाएगा। नेटवर्क आने के लिए जिम्मेदार है वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड।
तो जब इस मोबाइल को इस बर्तन के अंदर डाल देंगे तो इस मोबाइल में नेटवर्क गायब हो जाएगा, मतलब या तो इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो गया होगा या मैग्नेटिक फील्ड, मतलब दोनों जब आपस में कंबाइन होगा तभी सिग्नल या नेटवर्क बनता है। तो अगर यहाँ टावर गायब हो जा रहा है, बाहर कर रहे हैं तो टावर आ रहा है, तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे या तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं जा रहा होगा। तो याद रखिएगा बेटा कि कोई अगर हमारे पास खोखला स्पेयर है, खोखला धातु का कुछ भी बना हुआ है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं जा पाता है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जा सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं जा रहा है, जिस प्रकार समोसा बनाने के लिए आलू और मैदा का होना जरूरी है, उसी प्रकार से वेब बनाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए नेटवर्क बनाने के लिए। तो अगर कोई एक आदमी मिस हो जाएगा तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं बन पाएगा, इसलिए मोबाइल में हमारा नेटवर्क क्या होगा, नहीं आएगा। तो इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं जाता। जिस प्रकार से दुनिया में क्या होता है, जैसे मान के चलिए दो भाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है। तो छोटा भाई और दोनों का घर एक है मान लेते हैं, और घर में मान लीजिए छोटा भाई का शादी हो गया है, तो इसका बीबी होगा घर में। तो बड़ा भाई अंदर नहीं घुसेगा, क्यों? अगर दोनों भाई घर आता है तो छोटा भाई अंदर घुस सकता है, लेकिन बड़ा भाई अंदर घुसेगा नहीं, क्यों? जिस प्रकार से भसुर जो होता है वो घर में नहीं घुसता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड भी घर के अंदर नहीं घुसता, मतलब खोखला चीजों के अंदर नहीं घुसेगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं घुसेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगा, बेलन खोखला गोला का जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन हमारा जीरो होगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए नेक्स्ट 29 देखिए क्या बोल रहे हैं। वैसे ये सवाल आपका एग्जाम में आने लायक नहीं है, ये जेई डीट का AI ट्रिपल ई में एक बार पूछा है, ठीक है। तो देखिए सवाल बोलता क्या है, ये सवाल बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक 2 पॉइंट चार्ज है, तो एक पॉइंट चार्ज है 8Q और एक है -2Q, ठीक है। और एक x बराबर 0 पर रखा हुआ है और एक x बराबर L पर रखा हुआ है। 2 पॉइंट चार्ज इतना एंड इतना लोकेटेड x बराबर 0 एंड x बराबर L, ठीक है। द लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑन ए जेड एक्सिस, तो यहाँ ना x एक्सिस कर लीजिए, थोड़ा करेक्शन इसमें। x एक्सिस बोलता है वो लोकेशन फाइंड आउट कीजिए x एक्सिस में, ठीक है, which the net electric field, मतलब where the net electric field due to this point charges is zero, मतलब एक ऐसा जगह फाइंड आउट कीजिए जहां पे ये दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, हमारा जीरो हो। तो मान लेते हैं कि ये तो L दूरी पर दूसरा वाला रखा हुआ है, तो यहाँ से H दूरी पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, जीरो है। तो मतलब ई नेट कितना बोल रहा है, जीरो चाहिए। तो देखिए जब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम लोग टेस्ट चार्ज रखते हैं, मतलब किसी पर बल लगाना हो तो टेस्टिंग के लिए आदमी रखते हैं, उसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो उसी प्रकार से ये दोनों के कारण बल का यहाँ पे बल फाइंड आउट करना है। यहाँ पे बल फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए -Q जब यहाँ पे बल फाइंड आउट मतलब बल लगाएगा इस चार्ज पे, तो किधर लगाएगा, तो ये माइनस ये प्लस, तो अट्रैक्ट करेगा, इधर बल लगाएगा। ये 8Q जब इस पे बल लगाएगा, ये भी प्लस, और टेस्ट चार्ज बाय डिफॉल्ट प्लस होता है, तो प्लस प्लस रिपेल करता है, तो ये इधर धकेलेगा। तो मतलब मान लेते हैं कि F1 इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है, तो E1 मान लेते हैं इधर लग रहा है और E2 मान लेते हैं इधर लग रहा है। अब जो नजदीक होगा वो ज्यादा बल लगाएगा। अब जो देखिए नजदीक होगा, मतलब बल जो है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो नजदीक होगा आर का वैल्यू जिसका कम उसका बल ज्यादा होगा। तो ये नजदीक है और ये लगा रहा है, ये E1 ये लगा रहा है, E2 ये लगा रहा है, तो E2 बल ज्यादा होगा क्योंकि ये नजदीक पड़ता है, ये दूर में है इससे, तो ये कम बल लगाएगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा E2 माइनस E1। अब नेट फोर्स जीरो कहाँ पे होगा वो जानना है, तो E2 माइनस E1 बराबर जीरो लिख दिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं E2 बराबर E1। E2 का वैल्यू और E2 का फॉर्मूला आना चाहिए कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर कितना होता है, तो वो अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का यूज कर चुके हैं, तो साइन के वजह से ही माइनस यहाँ पे यूज कर चुके हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, पता चल गया है। अब देखिए तो E2 वाला के लिए किसका यूज करेंगे, ये वाला, अब इसका तो साइन नहीं लेना, ठीक है। तो K Q अपन R स्क्वायर होता है, तो ये यहाँ से यहाँ पे ताकत लगाने जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो x, तो इसलिए इसका x स्क्वायर होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, E का फॉर्मूला होता है K Q अपन R स्क्वायर। 1 के लिए है तो 1 वाला लगाएंगे सारा, यहाँ 1, यहाँ पर भी 1। 2 के लिए होगा तो 2 वाला लगाएंगे सर, 2 का वैल्यू सब रखेंगे, ठीक है। तो E1 वाला के लिए, E1 ये पैदा कर रहा है, तो E1 के लिए क्या हो जाएगा, K और ये 8 और बटे R स्क्वायर कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, L और प्लस x, तो L प्लस x के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या है, K खत्म हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा। आप कोना कोनी क्या कर दीजिए, पहले इसका रूट निकाल दीजिए, अच्छा रहेगा, नहीं तो कोना कोनी भी हो सकता है। तो देखिए जैसे अभी यहाँ पे बचा ऊपर मेरा 1 बटे एक्स और यहाँ बचा 4 बटे इतना, तो 1 बटे एक्स स्क्वायर बचा और इधर बचा 4 बटे एल प्लस एक्स पे होल स्क्वायर। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कोना कोनी गुना कर देते हैं, एल प्लस एक्स पर होल स्क्वायर। तो इससे अच्छा कि रूट ले लेते हैं तो अच्छा होगा, स्क्वायर वाला टर्म सब खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दो रूट स्क्वायर रूट बोथ साइड,
तो 1/x² हो जाएगा बराबर √4/l+x का होल स्क्वायर। तो बाहर क्या निकल के आएगा 1/x बराबर 2/l+x। अब क्या करना है, कोना कोनी गुना कीजिए, तो l+x बराबर हो जाएगा 2x। तो l और x को उधर करेंगे तो क्या बचेगा 2x - x, तो x बराबर हो जाएगा हमारा l। तो मतलब इस बिंदु से l, x का वैल्यू कितना हो गया l, इस बिंदु से l दूरी पर 0 होगा क्या e, और इस बिंदु से कितना दूरी पर होगा, तो टोटल दूरी हमको बता देना है। तो यहाँ से यहाँ तक l है और ये भी l है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा l + x। तो l + l, x का वैल्यू l आया तो 2l, तो 2l डिस्टेंस पर हम लोग का क्या होगा, e हमारा 0 होगा इन दोनों के कारण, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये। तो ये वाला सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि थोड़ा सा टफ में आता है, ठीक है, तो इसलिए इसको जेईई नीट में पूछा गया है, तो आपके लिए उतना टफ तो पूछेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, When an electric dipole is placed in a uniform electric field, मतलब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, डाइपोल मतलब प्लस और माइनस का जोड़ा जब एक जगह खड़ा हो जाता है तो डाइपोल नाम होता है। तो जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा, ये अगर एक ऐसा जा रहा है एक ऐसा जा रहा है तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, समझे, लेकिन अगर ऐसा जा रहा है तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, तो ये घूमने का एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो मतलब जब भी देखिएगा जोड़ा बनता है तो जिस प्रकार से इंसानों का जोड़ा बनता है तो घूमने के लिए वो नेक्स्ट जैसे जोड़ा बनता है, जैसे एक लड़का और एक लड़की का शादी हुआ तो इन लोग का जैसे जोड़ा बनेगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन लोग का घूमने जाने का मन करेगा। तो उसी प्रकार से आवेश का जब जोड़ा बनता है ना तो उसको घूमने का मन करता है, तो इसीलिए इसमें क्या घूमने को ही कहते हैं टॉर्क। जब किसी चीज पे फोर्स लगे और घूमने लगे तो टॉर्क कहेंगे, फोर्स नहीं कहेंगे, सीधा चले तो फोर्स, घूमने लगे तो टॉर्क, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा टॉर्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर प्लेस्ड इन ए सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रखे हैं व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इट्स एक्सीलरेशन। तो देखिए यहाँ एक्सीलरेशन का रेशियो मांग रहा है इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। तो हम लोग जानते हैं कि बल का चार्ज के रूप में फॉर्मूला जो होता है वो QE होता है और एक बल का फॉर्मूला जनरल MA होता है। तो चार्ज के पास मास भी होता है और चार्ज भी होता है, तो हमको एक्सीलरेशन मांगा है तो मास वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना कि चार्ज वाला। तो दो फॉर्मूला होता है आपका, ये वाला और ये वाला, ये काम करेगा चार्ज के फॉर्म में, ये काम करेगा मास के फॉर्म में। तो एक्सीलरेशन चाहिए तो मास वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो हमको चाहिए AE/AP। तो देखिए अगर प्रोटॉन के लिए मास निकाले तो FP के लिए हम लोग अगर मास निकालेंगे तो कितना होगा MP, मास ऑफ प्रोटॉन और एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन। लेकिन FE के लिए निकालेंगे बेटा तो क्या होगा ME, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमको मांगा है इलेक्ट्रॉन बटे प्रोटॉन, पहले जिसका नाम दिया, यहाँ तो रेशियो बोला नहीं किसका किसके साथ, तो पहले जो दिया उसको पहले लेना है, बाद में जो दिया उसको बाद में लेना है। तो FE बटे एक्सीलरेशन किसका निकालना है AE/AP का। तो AE अगर यहाँ से निकालेंगे तो FE बटे नहीं हो जाएगा, AE बराबर हो जाएगा AE बराबर हो जाएगा FE बटे ME, ठीक है, और AP बराबर हो जाएगा FP बटे MP। तो ये दोनों को जब बटे करेंगे FP बटे ME और FP बटे MP तो क्या बनेगा FE बटे ME इंटू MP बटे FP। अब फोर्स दोनों के कारण बराबर लगेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास दोनों का सेम होता है तो फोर्स भी सेम होगा, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा MP बटे ME। तो इसलिए MP बटे ME ऑप्शन हमारा सी में है, ठीक है। ठीक है, उल्टा भी दिया है तो उल्टा जैसे यहाँ पे पहले जो है उसके अनुसार से लेना है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी सही, ठीक है। 32 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 32 नंबर बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, और किसका किसका रेशियो मांग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला K Q1, तो Q1 क्या है E है, Q2 भी E है, तो E पर स्क्वायर हो जाएगा बटे R² डिस्टेंस। Fg कितना लगेगा, क्या किसका अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज भी होगा उसका मास भी तो होगा, तो मास के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो M1 इसको मान लेंगे और इसको M2 मान लेंगे, तो G M1 M2 अपॉन R²। तो R दोनों का सेम है तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बचा K E² बटे G M1 M2²। तो K का मान 9 × 10⁻9 इंटू इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻−19 और K गो है दो गो है तो स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद मान G का मान जो होता है वो कितना होता है 6.63 × 10⁻−11 और M1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻−31। M1 M2 दोनों इक्वल है तो दोनों इक्वल ही वैल्यू रखना होगा तो स्क्वायर लगा देते हैं। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 4 × 10⁻42 आता है। एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा, 52 दिया है
लेकिन आएगा 42, तो इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पे 42 कर लीजिएगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करके एक बार देखिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्योंकि वीडियो फिर लंबा होगा सॉल्व करने में। अब देखिए नेक्स्ट देखिए क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डाइपोल को रखेंगे तो क्या एक्सपीरियंस करेगा। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, तो बोथ टॉर्क एंड नेट फोर्स, तो बोथ टॉर्क एंड नेट फोर्स। ठीक है, देखिए इधर एक फोर्स लगेगा क्यू ई और इधर भी एक फोर्स लगेगा माइनस क्यू इंटू ई। ठीक है, तो नेट फोर्स लगेगा, ठीक है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो घूमने का कोशिश करता है तो टॉर्क लगेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा, बोथ टॉर्क एंड नेट फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वोल्ट पर मीटर। बोल रहा है वोल्ट पर मीटर का यूनिट क्या है, तो वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होता है, तो बहुत बार हम लोग इसको जिक्र कर चुके हैं वोल्ट पर मीटर के बारे में। ठीक है, तो देखिए वोल्ट पर मीटर यूनिट किसका है, तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का बाबू दो यूनिट होता है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, ये वीवीआई यूनिट है, इसको एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, सबसे ज्यादा इसी को पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए हमारा इसमें क्या पूछा था, वोल्ट पर मीटर, मतलब इसी को पूछा है, वोल्ट मीटर माइनस वन, तो किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज इट्स यूनिट जूल पर कूलम। जूल पर कूलम, तो अगर नहीं जानते तो निकाल लेंगे, चैप्टर 2 का है, लेकिन 1 में एमसीक्यू उसको दे दिया है। तो जूल मतलब होता है एनर्जी का, जूल होता है एनर्जी वर्क के बराबर होता है, तो वर्क कूलम चार्ज का होता है, तो वर्क बटे क्यू, तो इसका फॉर्मूला होता है वोल्ट। वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा वोल्ट, और वोल्ट को ही क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, और दूसरा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा वोल्ट। अब नेक्स्ट देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक मोमेंट ऑफ डाइपोल, मतलब डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट मांग रहा है। डाइपोल मोमेंट मतलब जब डाइपोल बनता है तो अपोजिट चार्ज जब आसपास खड़ा रहे तो डाइपोल बनेगा, मतलब एक लड़का एक लड़की आपस में अगर शादी कर लेता है, जोड़ा बना लेता है, तो उस जोड़ा को हम लोग कहते हैं डाइपोल। और जब जोड़ा बनता है तो बेटा घूमने का इच्छा करता है, तो डाइपोल में गुण क्या पाया जाता है, घूमने का, तो उसी को कहते हैं टॉर्क, तो डाइपोल टॉर्क पैदा करता है। ठीक है, तो अब जो डाइपोल है उसका वैल्यू कितना होगा, तो डाइपोल का वैल्यू होता है दोनों में से कोई एक चार्ज ले लो और उसका इसके बीच का डिस्टेंस को 12 लेते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका हो गया यूनिट चार्ज का कूलम और 12 का मीटर, तो सीएम, मतलब जैसे ही आपका जोड़ा बनेगा, शादी होगा तो घर में वो सीएम आ जाएगी, तो फिर घर में वो सीएम आ जाएगी, तो इसलिए डाइपोल का यूनिट सीएम होता है। सीएम मतलब सेंटीमीटर मत मानिएगा, सी कूलम और मीटर, एम मतलब मीटर, तो इस प्रकार हमारा 36 नंबर का आंसर क्या हो गया, हाँ सी एम ए नंबर। ठीक है, उसके बाद देखिए, फिर कल 45 36, चलिए थोड़ा करा ही देते हैं आगे। अब देखिए, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट होता है, यूनिट जानेंगे तो डायमेंशन निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से सब देखिए, जैसे हम लोग अगर किसी चीज का फॉर्मूला जानते हैं तो यूनिट लिख सकते हैं, यूनिट जानते हैं तो डायमेंशन लिख सकते हैं, तो हम यूनिट डायरेक्ट लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम। अब न्यूटन फोर्स का होता है, और इसके लिए आपको टेक्निक सिखाए हैं, मम्मी लगाएगी तमाचा कितना बार, 2 बार, आप माइनस हो जाइए। ठीक है, और नीचे कूलम है तो कूलम का होता है 80। अगर आप ये सब पहले से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करके नहीं रखे हैं तो फिर बहुत डिटेल में बताना होगा, थोड़ा सा आप नोट्स को रिवाइज कीजिए तो आपको फटाफट ये पकड़ में भी आएगा। ठीक है, अब देखिए न्यूटन के लिए होता है एमएलटी माइनस 2, इसको परमानेंट याद रखिए क्योंकि हर जगह इसका यूज है, फिजिक्स पढ़ना मतलब फोर्स निकालने का तरीका सीखना है। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और न्यूटन का क्या हो जाता है एमएलटी माइनस 2, कूलम का 80। तो जब देखिए इसको अब डायमेंशन जब भी लिखते हैं तो बट्टे में नहीं लिखते, एक लाइन में लिखते हैं, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, एक लाइन में करेंगे तो एमएलटी माइनस 2, और ए ऊपर जाएगा तो -1, टी ऊपर जाएगा तो -1, तो बन जाएगा हमारा क्या, एम एल टी, टी -2 -1 -3 और ए -1, तो ऑप्शन देखिए कौन सा मैच करता है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का बेटा बोल रहा है फॉर्मूला क्या है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट ए होता है, और ई का तो बेटा अभी डायमेंशन निकाल के दिखाया क्या होता है, एम एल टी -3 ए -1, और एरिया का होता है लेंथ, एरिया किसका, घर का आदमी है, लेंथ का, तो लेंथ, एरिया मतलब लेंथ के बार है 2 बार, तो इसलिए एल स्क्वायर हो जाएगा डायमेंशन में, क्योंकि एरिया का मीटर स्क्वायर लिखेंगे यूनिट ना, तो मीटर का होता है लेंथ, मापते हैं मीटर से, तो लेंथ हो गया पूर्वज उसका डायमेंशन, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, एम एल 3 को हो गया, टी -3 ए -1। चलिए ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 36 37 38 एग्जाम में यही सब आता है। ठीक है, चलिए
तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा? 38 का हो जाएगा बी।